हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका हम लोगों ने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया। जी हाँ, आपका बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम होने में बच्चों सिर्फ एक दिन बाकी है, जो कि है आपका फ्राइडे एंड सैटरडे। यू विल ऑल हैव योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो आप लोगों ने अब तक जितनी भी मेहनत करी है वो किस तरीके से 100% सक्सेस में चेंज हो जाएगी, इसी पे फोकस करना है आपको। आप सभी ने, बहुत से बच्चों ने बहुत सारा पोटेंशियल दिखाता हुआ सारा अपना काम किया है, शुरू से लेकर अब तक नोट्स बनाए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं, पीवाईक्यूज़ किए हैं, और जितना हो सकता था पॉसिबली आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली होगी यहाँ तक, है ना। आज हम बच्चों ये वीडियो इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आपको जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग एग्ज़ाम में करते हैं, आप उन गलतियों से बचें। और अगर आपने गलतियां सुधार ली, है ना, तो क्या होगा कि जो आपका आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा होगा, यानी कि जो आपके मार्क्स होंगे वो बहुत बढ़िया आएंगे। और क्योंकि इस बार सीबीएसई ने चेकिंग में थोड़ा सा चेंज किया है, और इस बार की चेकिंग बच्चों होने वाली है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन स्क्रीन पे, जैसे अभी यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, ऐसे ही जो इवेल्युएटर्स होंगे उनके स्क्रीन पर आप लोगों की शीट्स आएंगी, और वो उसी स्क्रीन पे आपकी शीट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो आप कॉपी पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जो लिख रहे हैं, वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए, है ना। प्रॉपर लिखा होना चाहिए, मतलब राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ब्लू पेन से लिखें या ब्लैक पेन से लिखें। कोई कह रहा है कि ब्लैक से लिखना है पूरा पेपर, कोई कह रहा है कि ब्लू का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों के पीछे का जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि आपकी कॉपी बच्चों स्कैन होगी, ठीक है। और स्कैन होने के लिए जो पेन की इंक है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी डार्क होनी चाहिए। इट कैन बी ब्लू, इट कैन बी ब्लैक। ब्लैक क्योंकि हमें पता है ब्लैक से जो कॉपी स्कैन की जाएगी, ब्लैक कलर को वो ज़्यादा अच्छे से रीड आउट कर लेता है, इनकी स्कैनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बट इसका ये मतलब कहीं पे भी नहीं है कि आप ब्लू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ब्लू पेन ले जाइए, लेकिन उस ब्लू पेन को पहले चला के देख लेना है कि उसकी इंक प्रॉपर है कि नहीं है, मीन्स वो चलने में डार्क है या नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि बच्चों डार्क हो, लेकिन ऐसे ना हो कि पीछे पेज पलटा तो देखा पीछे छप गया है ना। पेन की इंक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो डार्क तो चल रही है लेकिन पीछे वाले पेज पे छपती चली जा रही है। तो इन चीज़ों को भी हमें प्रिवेंट करना है। तो अपनी जो तैयारी है बच्चों वो यहीं से शुरू करनी है हमें। अपनी जो पेंसिल बॉक्स या जो पेन की जो किट होगी उसमें हमें ऐसे पेन यूज़ करने हैं जो वहाँ पे बहुत अच्छे चलते हों, ठीक है। सबसे पहला तो आप यही अपनी किट जो है प्रिपेयर करके रख लेना, ठीक है, 1 डे बिफोर योर एग्ज़ाम। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप पेपर को वहाँ पर रीड करेंगे, आपको पेपर मिलता है 15 मिनट्स बिफोर रीडिंग टाइम होता है आपका। अब ये आपका अपना अपना परसेप्शन होता है, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको बहुत सारी बातें इसमें बताते हैं, तो ये आपका अपना परसेप्शन है। जो मैं कहना चाहूँगा या जो मैं बच्चों को बताता हूँ वो ये है कि उन 15 मिनट में आप अपने 16 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आपको पूरा पेपर रीड करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप नहीं रीड करना चाहते तो आप उन 15 मिनट में अपने 16 के 16 एमसीक्यू बिल्कुल सही कर सकते हैं, परफेक्ट एकदम, ठीक है। यानी कि फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, उन 16 मार्क्स के ऊपर। 16 नंबर बच्चों बहुत होते हैं बोर्ड एग्जाम में, वैसे तो सर एक एक नंबर बहुत होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा पोर्शन 16 नंबर का जो 16 मार्क्स का है आपका, वो आप उन 15 मिनट में बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट होकर के कि इसका ये वाला आंसर ही होगा, ठीक है। इफ इन केस आपके पास टाइम बच गया है आफ्टर सॉल्विंग सेक्शन ए 16 एमसीक्यूज, अब आप सेकंड सेक्शन पे मूव ऑन कर सकते हैं, उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, रीड आउट करने का मतलब क्या है, आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जितने क्वेश्चन पढ़ लिए 15 मिनट में वो सबके सब आपके दिमाग में आ गए, अब आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, दोबारा भी रीड आउट करोगे उसको, है कि नहीं।
तो फिर वहाँ पे टाइम आप देंगे उसको पढ़ने के लिए। तो आप क्या करिए, पहले 15 मिनट आप रिजर्व करिए अपने उन 16 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करना है सर, अब आपका पेपर आ गया आपके पास में, आपको बेल लग गई, 10:30 बज गए, लिखने का टाइम शुरू हो गया है। ठीक है, अब आप जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो बेटा सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यू विल हैव टू अटेम्प्ट वन सेक्शन सेपरेटली। व्हाट इट मीन्स, अगर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पूरा सेक्शन ए अटेम्प्ट करिए। ये नहीं कि 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए वो बाद में कर लेंगे, नहीं आ रहे हैं अभी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सेक्शन बी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो पहले सेक्शन बी को कंप्लीट अटेम्प्ट करिए, उसमें कोई स्किपिंग मत करिए कि हमें ये वाला नहीं आया तो मैं लास्ट में कर दूंगा और वहां पे लिख दूंगा कि इसका ये वाला क्वेश्चन इस नंबर पेज पे अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा मत करिएगा, आप लोग एक सेक्शन कंप्लीटली अटेम्प्ट करिए। हाँ, अगर डाउट लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में मैं ये वाला पार्ट नहीं जानता या अभी उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, थोड़ा बाद में लिखूंगा, तो यू कैन स्केप द पेज, वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, उतनी लाइंस, उतना पेज, उतना गैप आप वहाँ पे छोड़ दीजिए, और जब आपको वो क्वेश्चन सही से समझ में आ जाए, यानी कि आप लगे कि हाँ अब इसको अटेम्प्ट कर लूँगा, देन राइट डाउन देयर। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में छोड़ मत देना कि कभी सोचो कि हाँ पूरा पेपर हो गया और उसका ध्यान ही नहीं रहा, भूल गए। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। ठीक, अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है पहले। ओके, अब आप सेक्शन अटेम्प्ट करिए। ठीक, आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द पेपर, आपके पास में टाइम रहना चाहिए टू जस्ट गो थ्रू वंस विद द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, है ना। यानी आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे कि अगर 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है तो आप 2:40 तक, यानी 2 घंटे 40 मिनट तक, 2.5 घंटे तक अपना पेपर कर लें अच्छे से, बिना किसी कटिंग के, बिना किसी अनटाइडीनेस के, वहाँ पे, है ना। साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि अभी बताया कॉपी स्कैन होगी तो आपको काम जो है, रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे जो एरोज बनाते हैं वो प्रॉपर हों, अगर आप कोई रिएजेंट लिख रहे हैं एरो के ऊपर वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ बहुत प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो अच्छा स्कैन होगा और जो इवेल्युएटर होगा वो आपकी कॉपी को अच्छे से चेक कर पाएगा, और अच्छे से कॉपी चेक होगी तो मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, अब आइए हम जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके चैप्टर्स में कि कहाँ कहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी दिखानी है, यानी जहाँ आपके एरर के चांसेस बनते हैं, मतलब मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं। अगर हम कहें सॉल्यूशन, तो बच्चों देखो सॉल्यूशन में जो आप एरर करते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सॉल्यूशन में कौन कौन सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ से कौन सी लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए वी नेवर नोस। ठीक है, एक जस्ट प्रोबेबिलिटी होती है दैट वी ऑल द टीचर्स सेड टू स्टूडेंट्स कि बच्चों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, माइट बी ये आ जाए इस बार एग्जाम में। तो ये हमारा सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके ट्रेंड्स को एनालाइज करने के बाद वट एवर वी थॉट कि इस बार ऐसा हो सकता है, आने के चांसेस हो जाएं, तो हम सिर्फ वो आपसे बताते हैं। बाकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सॉल्यूशन में आपको गलतियां आप लोग करके आते हैं, ठीक है, वो आप करके आते हो कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस का, नहीं बायो नहीं है बेटा, ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अगर हम सेल को इस वाले सॉल्यूशन में रख दें, इतने % के सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा, याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल यही। तो जी 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 बिल्कुल वही, बिल्कुल हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों। तो यही वाले आपके जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे आप कई बार उल्टा लिख के आ जाते हो। जहाँ पे आपको लिखना होता है कि सेल स्वेल अप हो जाएगा, वहाँ पे आप लिख के आ जाते हैं कि सेल श्रिंक हो जाएगी, है ना, उल्टा कर देते हो। तो यहाँ बहुत फोकस रखना है आपको, बहुत ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज़, सॉल्यूशन में आपसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, यानी जो एजियोट्रोप वाला पोर्शन है आपका, एजियोट्रोप्स, इसमें आपको डाउट हो जाता है कई बार। डाउट मीन्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आप मिनिमम वाला लिख के आ जाते हो और मिनिमम वाले में मैक्सिमम वाला लिख करके आ जाते हो। तो आपको इस गलती को सुधारना होगा, यानी कि इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। अच्छा, एजियोट्रोप में बेटा जो भी आपके एग्जाम्पल्स बनते हैं मैक्सिमम के और मिनिमम के, वो आपको
लर्न करने हैं, बिल्कुल लर्न करने हैं, ठीक है। सिमिलरली जो आइडियल में पॉजिटिव और जो नेगेटिव डेविएशन आपने पढ़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो आपने पढ़ा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के भी आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैसेज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इनके नाम यानी इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। डन, ओके। इसके बाद आप लोग मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में ज्यादातर गलतियां करके आते हैं। मोल फ्रैक्शन, ये वाला क्वेश्चन जब आप करते हो सॉल्व, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, इसमें बच्चों कई बार हम एरर करके आते हैं, कई बार हम गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमें बहुत इम्प्रूव करना है, इसको हमें ध्यान से करके आना है क्वेश्चन को, कि अगर मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सर ने हमें कहा था कि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, देन इसके बाद क्या हम बात करेंगे, इसके अंदर जो आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। अब क्या है, क्योंकि आप लोगों ने अब तो सब पढ़ चुके हैं, सब कुछ आपको पता चल गया है, सारे टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको बहुत कुछ पता लग गया है ना। तो बस खाली ये लास्ट मिनट के प्रिपरेशन टिप्स हैं कि जब आप लास्ट मिनट में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। तो बस हम उसी की बात करेंगे, जहां आपके एरर हो सकते हैं हम उनको पकड़कर आपको बता रहे हैं कि आप यहां पे सावधान रहिएगा, ठीक है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के जो आप न्यूमेरिकल्स करते हो वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, जरूर याद कर लेना डेफिनेशन। रीजन, इन द पास्ट few years CBSE has asked direct definitions। हाँ, जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने ये बताया था आपको कि इनकी डेफिनेशंस पूछ रहे हैं, सीधे सीधे डेफिनेशन आ रही है आपके पास, ठीक है, कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से, ठीक। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के जो भी न्यूमेरिकल्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज इसमें आती है बच्चों एक, कि आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस वाला पार्ट बच्चों एनसीईआरटी से एक एक लाइन रीड करके जाना, बहुत अच्छे से रीड करके जाना। यहाँ पे बच्चे कई बार क्या होता है कि जो वो पूछते हैं ना कि आप इसमें मेम्ब्रेन बताइए कि कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, ठीक है। तो वो एनिमल मेम्ब्रेन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और प्लांट मेम्ब्रेन से भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऑस्मोसिस वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी से 1 to 1 लाइन एकदम, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब बाकी के ये मत पूछना कि सर हमें राउल्ट लॉ नहीं पढ़ना है, हेनरी लॉ नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन, वो सब पढ़ोगे बच्चों, वो सब पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं जहां पे आप मिस्टेक करके आते हैं, जहां पे आप मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो आप एरर को अपनी दूर करें, हम इसलिए ये लेक्चर लेकर के आए हैं आज आपके पास, ठीक है। तो आई होप सॉल्यूशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां आप गलतियां कर सकते हो वहां मैंने आपको बता दिया है कि यहां यहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों दो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं, वो पहली है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इसके सारे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं, पीवाईक्यूज हमने इसके किए हुए हैं, ठीक। तो ये बहुत अच्छे से रिवाइज करना है आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों इसमें जो आती है वो है आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की, ठीक है। द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल्स, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है इसको आपको, ठीक है। जिसके अंदर हम बात करेंगे नर्नस्ट इक्वेशन की, ठीक है, नर्नस्ट इक्वेशन की हम बात करेंगे
इस नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ हम गलतियाँ कराते हैं। गलती कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, आप बच्चे गलतियाँ बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी करके आते हो, ठीक है। फॉर्मूला गलत लिख दिया, ई सेल की जगह ई नॉट सेल लिख दिया वहाँ पे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये पढ़ते हैं, वहाँ पे हम कुछ और लिख के आ जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर आप लोग की एरर जो आती है वो मैं बताऊं आपको कहाँ पे है। जब आप लोग नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करते हो तो बच्चों उसमें जो आपकी वैल्यू होती है जिसको आप लिख के आते हैं 0.059 ये लिख के आते हो, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सिमिलर ले लेते हैं 0.06 के और इसी से कैलकुलेशन करके आ जाते हैं वो 0.06 करके। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको ऐसा नहीं करना है। रीज़न क्या है सर ऐसा ना करने का? बेटा एक बात बताओ, राउंड ऑफ के नियम सिर्फ आपको ही थोड़ी पता है कि नहीं? वो तो सबको पता है, और जिसने ये किताब बनाई है, जिसने ये कैलकुलेशन दी है, जिसने फॉर्मूला बनाया, क्या उसको राउंड ऑफ नहीं पता होगा कि भाई अगर ये ग्रेटर देन है तो इसको राउंड ऑफ करके हम 6 कर दें? नहीं, है ना। तो ये कोई ना कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे, दैट ही और शी हैज़ रिटन सच अ नंबर इन दिस अवे। तो जो लिखा गया है आपको भी वही लिख के आना है, अदरवाइज आपका जो आंसर होगा वो डेसिमल्स में वेरी कर जाएगा, पॉइंट्स में वेरी कर जाएगा, एंड सम टाइम इवेल्युएशन में उसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम देता है उसमें जो आंसर होता है वो कुछ और होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा इस फॉर्मूले से लेकर के लिखा है 0.059 आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया है। तो इससे आपको छेड़खानी नहीं करनी है, जो गिवन है वो कंप्लीट लिख करके आना है, कुछ राउंड ऑफ नहीं करना है, जो है वो पूरा का पूरा लिखना है आपको, ठीक है। तो एक ये गलती आपको बचनी है, इस गलती से आपको बचना है इलेक्ट्रो के अंदर। बहुत बच्चे गलती करके आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बच्चे। दूसरी गलती आप करके आते हैं जब आप ई सेल निकालते हो, ठीक है। ई सेल जब आप निकालते हो तो उसमें आप लिखते हो कि ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये सबको पता है, सबने कई बार क्वेश्चन किए हैं, सबने बहुत बार सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी बच्चों क्या होता है, कई बार हम वहाँ पे मिस्टेक करके आ जाते हैं। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम सही से ना लिख करके, अगर हमें मान लीजिए प्लस करना है तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस करना है तो प्लस कर देते हैं। थोड़ा सा चेंज आते ही आपका पूरा नीचे का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका सेल पोटेंशियल वेरी हुआ, सेल पोटेंशियल वेरी होते ही नीचे की जो भी कैलकुलेशन थी वो सब गलत। इसलिए यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है। रिडक्शन पोटेंशियल आप ऑब्जर्व करेंगे, विच वन इज गिवन एज रिडक्शन पोटेंशियल, विच वन इज गिवन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे फोकस रहना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। लॉग की वैल्यूज गिवन होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। लॉग वाले में भी बहुत बेटा आप लोगों ने गलतियां करी हुई हैं, और आप करते हैं रेगुलर उस चीज़ को कि आप कंप्लीट सॉल्व नहीं करते हैं, तो जो लॉग नहीं आना चाहिए वो आपका आ जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको 2-3 लॉग की वैल्यू दी जाएंगी, जो सही तरीके से अटेम्प्ट करेगा उसका लॉग भी होगा वहाँ पे, और जो गलत तरीके से यानी कि कहीं एरर हो सकती है उस तरीके से सॉल्व करने पे जो लॉग आएगा वो भी मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन में सही तरीके से आप अगर चल रहे हैं तो आप log 3 आना चाहिए, और अगर आपने गलत तरीके से चला, कहीं कुछ मिस्टेक कर दी, राउंड ऑफ करके चले, तो आपका log 4 आएगा। तो उसमें क्वेश्चन में log 3 भी दिया हुआ है, log 4 भी दिया हुआ है। अब क्योंकि log 4 आ गया आपका, आपने देखा कि log 4 की वैल्यू दे रखी, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है। दिमाग में क्या आया कि हम सही कर रहे हैं, देखो log 4 दे रखा है इसमें, यानी log 4 ही आएगा यहाँ पे, आप उसको लिख करके आ जाते हो। ये एरर है आपकी, ठीक है। इस पे आप थोड़ा सा काम करेंगे, लास्ट टाइम में आप इस पे थोड़ा सा फोकस रहेंगे। और इसमें जो आगे फ्यूल सेल्स में आप जाते हो, ठीक है, तो बच्चों कई बार ना ऐसे भी पूछा गया डिफाइन फ्यूल सेल, डिफाइन फ्यूल सेल। तो उसमें आपसे ये नहीं पूछा है कि फ्यूल सेल का इस्तेमाल अपोलो में किया गया था, फ्यूल सेल यहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये सब नहीं लिखना है। आपसे पूछा है डिफाइन, यानी बताइए फ्यूल सेल होती क्या है। तो आपको सिर्फ बताना है कि कंबशन करने के बाद में जिसमें ऑक्सीजन का कंबशन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऐसी सेल को हम फ्यूल सेल कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, और जो पोल्यूशन होता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो ये सारी बातें आप लिख करके आइए। इट इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट अपोलो स्पेस प्रोग्राम, और इट इज़ यूज्ड इन दिस एंड दैट, ऐसे नहीं लिखने आए, ठीक है। डिफाइन मतलब आप उसको समझाएं, बताएं। डन।
सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी बैटरीज और प्राइमरी बैटरीज के क्वेश्चन, यानी दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल, सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल, सेकेंडरी बैटरी की इक्वेशंस, यानी कि जब बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है, तब, और जब बैटरी यूज में है तब, दोनों। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट कर लो, यहां पे बिल्कुल सेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि जहां पे आप एरर कर सकते हैं, जिस जिस जगह पे आप उन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे तो होपफुली हम गलतियां आगे नहीं दोहराएंगे, है ना। ये इसीलिए बेटा आप लोग को बताया जा रहा है ताकि आप लास्ट में जब कंक्लूड करें सारी चीज़ें तो वहां पर इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रहें कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे समझाया था, हमें इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। डन। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स में भी कुछ टर्म्स आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। क्या, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन पूछा जाता है, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, और इसी में कई बार हम पूछ लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर पूछ लो, मॉलिक्यूलैरिटी पूछ लो, या कई बार इसमें से स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी पूछी गई हैं। स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक। अब देखिए, जहां पर आपसे पूछा गया हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, तो आपको डिफाइन करना है एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो अपनी कंसेंट्रेशन के हाफ पे आ जाता है, तो ऐसे लाइफ स्पैन को हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। आप पता क्या करके आते हो बच्चे, वहाँ पे मैक्सिमम क्या लिख के आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ लिख के आ जाएंगे, उसका फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। कहीं लिखा है यहाँ पे, देखो कहीं लिखा है, नहीं। half life of a reaction means you have to explain them, you have to define them that what is half life of a reaction। किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है कि जिस टाइम पीरियड में वो अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाए वही उसकी हाफ लाइफ है, दैट्स इट। इसमें क्या घबराना, क्या इसमें डाउट है ना। दूसरा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू द, इट इज इक्वल टू द पावर्स रेज टू द, है ना, a की पावर x, b की पावर y, ऑर्डर बराबर लिख के आओगे x प्लस वाई। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो आपको ऑर्डर भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, डेफिनेशन ऑर्डर की। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, द इफेक्टिव कोलाइजन्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन अ रिएक्शन, ठीक है, कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होकर के, इफेक्टिवली कोलाइड होकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, that denotes the molecularity of a reaction। it can be 3 but not more than that 3। भाई यही तो पढ़ा था, एक समय में दो तो अच्छे से टकराएंगे, बढ़िया तरीके से टकराएंगे दो मॉलिक्यूल, तीन भी टकरा सकते हैं लेकिन ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, और चार के टकराने की तो संभावना बहुत कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो मॉलिक्यूलैरिटी मैक्सिमम 3 तक होती है, 3 के बाद नहीं होती है। इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में। दूसरा बच्चों, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जो दिखती हायर ऑर्डर की लेकिन होती फर्स्ट ऑर्डर की है, उनको हम स्यूडो मॉलिक्यूलर बोलते हैं, है कि नहीं। इनके यूनिट्स, ठीक है, जो भी आपका न्यूमेरिकल है, जो भी आपका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से एक यूनिट आएगी, उस यूनिट के भी मार्क्स होते हैं बच्चों। जैसे इलेक्ट्रो में आपने ई सेल निकाला तो ई सेल आप 1.4 लिख करके आ गए, आगे वोल्ट नहीं लिखा, उस पर भी नंबर कटता है। सीबीएसई बिल्कुल कहता है कि अगर बच्चे ने यूनिट नहीं लिखी है तो हाफ मार्क डिडक्ट करना है, ठीक है। तो यूनिट्स भी आपको लिखनी है, और फिजिकल केमिस्ट्री में जहां जहां भी यूनिट हैं आप उसको मेंशन करके आइएगा, बिल्कुल आइएगा, चाहे मोलैरिटी की हो, चाहे मोलैलिटी की हो, चाहे आपकी किसी दूसरे पार्ट की हो, आपको यूनिट जरूर लिख के आनी है, ये दिमाग में बैठा लेना बात, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों ध्यान से पढ़ के आने हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर,
ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ज़ीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सिंपल ग्राफ दे दिया जाएगा एंड पूछ लेंगे कि ये ग्राफ किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये ज़ीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, तो ग्राफ से पता लग जाएगा आपको। ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। हाफ लाइफ के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। डेरिवेशन कोई है नहीं, इसलिए आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे। ज़बरदस्ती डेरिवेशन लिख के मत आना, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है उसका। ज़बरदस्ती आप ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन सॉल्व करके आ रहे हैं या फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करके आ रहे हैं, दैट डजेंट मीन, ठीक है, वहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ के जाओगे, सॉल्व करके जाओगे, है ना। आर्हेनियस फैक्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर भी आपको पढ़ना है इसके अंदर, क्या में होता है, जिसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एस्केप कर देते हो या उसको ध्यान नहीं देते हो, तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक, है ना। तो वो हमें नहीं करनी है, उनसे हमें बचना है, सो दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो ये था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आप आगे बढ़ेंगे इनऑर्गेनिक की तरफ। तो बच्चों इनऑर्गेनिक में सिर्फ दो ही चैप्टर हैं आपके पास में, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपके पास सिर्फ दो ही चैप्टर हैं, एक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया समझने वाले चैप्टर हैं और ये मार्क्स गेन कराएंगे आपको। ये चैप्टर, ये दोनों ही चैप्टर मार्क्स गेन कराएंगे आपको। इन चैप्टर्स में नंबर कटने का कोई भी मतलब नहीं बनता, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इनमें नहीं है जो आपको घुमा फिरा के पूछ ले और आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार ये क्या पूछ लिया इसमें, है ना। तो डी एंड एफ ब्लॉक में आपको जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, इसमें देखो एक एमसीक्यू में आप फंसाए जा सकते हो, मतलब आप थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा फोकस रहना किन चीज़ों पे, कि एमसीक्यू में ना कई बार आपसे डी ब्लॉक में जो आपकी 5D सीरीज़ है, ठीक है, 5D सीरीज़। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं फिर लेंथानाइड की, लेंथेनाइड और एक्टिनोइड, ठीक है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में जो एलिमेंट्स हैं वो 10 के 10 एलिमेंट आपको, सॉरी 14 के 14 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो सारे एलिमेंट आपको याद होने चाहिए विद देयर सिंबल, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया कि HF का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, तो यू शुड नो ना व्हाट इज HF, है कि नहीं। SM पूछ लिया आपसे कि ये क्या है, सेमेरियम, यू शुड नो दैट व्हाट इज SM, व्हाट इज सेमेरियम। प्रोमीथियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको पहला फोकस कहाँ पे रखना है, जो आपकी 5D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ दोनों ही पढ़ना, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, बट जहाँ आप गलतियाँ करते हो वो क्या है कि लेंथेनाइड और एक्टिनोइड आप अच्छे से नहीं पढ़ते। अच्छे से मतलब ये कि आपको कंप्लीट उसके ऊपर कमांड नहीं है, ठीक है। तो आप एटॉमिक नंबर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार गलत कराते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जा सकता है कि HF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, MCQ में दे दिया और पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको सबके पता होने चाहिए। एंड द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनाइड्स, ऑफ एक्टिनाइड्स, ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं बच्चों की, मोस्ट स्टेबल तो स्टेट +3 होती है, लेकिन ये +4 में रहना पसंद करता है ड्यू टू स्टेबिलिटी या ड्यू टू स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, वट एवर द रीजंस आर देयर। तो जहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए आपके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ओके। अब इसके बाद में कहाँ क्या एरर हो सकता है इसमें आपसे, देखिए जब भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप जो गलतियां करके आते हो वो इसमें से बच्चों दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, आपने पढ़े होंगे K2Cr2O7, K2Cr2O7 एंड KMnO4, पढ़े हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल पढ़े हैं सर, पूरे साल यही तो पढ़े हैं हमने। तो बच्चों ये दोनों कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस, दोनों कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस एंड दोनों कंपाउंड की रिएक्शंस विद डिफरेंट
रिएक्टेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन करके बच्चों इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर जो इक्वेशन आई थी आपकी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इसमें तो कई बच्चों की गलत हो गई थी। था कुछ नहीं, एनसीईआरटी की ही इक्वेशन थी, ठीक है, लेकिन नहीं करी प्रैक्टिस। रीजन, बहुत सारी इक्वेशन दे रखी हैं आपके पेज पे, तो आप सोचते हो ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, एक दो चल कोई बात नहीं छूट गई, कोई कर तो लिए इतनी सारी सारी करनी जरूरी थोड़ी है। ये दिमाग से निकालना है, सारी करनी जरूरी है और बहुत ज़रूरी है। हर एक इक्वेशन आपके हाथ से निकली हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग वाले में आप यहां पे फंस सकते हो, यहां पे गलतियां कर सकते हो। तो बच्चों जो रिएक्शंस हैं आपकी बुक में रिलेटेड टू K2CR2O7 एंड KMnO4, ये आपको 100% आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जहां पर आप गलतियां करते हो तो बच्चों आपसे पूछा जाता है कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, क्यों, है ना, या इनके पास में जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। Cu+ इज नॉट स्टेबल इन एक्वस मीडियम वाइल Cu+2 इज स्टेबल, वाई, इसके पीछे बहुत बात करी हमने। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। Cr जो है +3 की फॉर्म में और Fe+3 की फॉर्म में कौन सा इनमें से बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़े हैं, जिन पे हमने फोकस किया है। ये अगेन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, अगेन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये आपकी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हो तो आपके मार्क्स थोड़े से डिडक्ट हो जाते हैं, तो यू शुड प्रिवेंट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ मिस्टेक्स। डन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, सब इसमें आपको आता होगा, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना आती हो, आती सब इसमें भी थी, है ना। लेकिन कंपैरेटिवली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बढ़िया, मक्खन जैसा चैप्टर एकदम, है कि नहीं। सबको बिल्कुल बेहतरीन एकदम दिमाग में आ रखा होगा एकदम। कोऑर्डिनेशन नाम लिया तो सब खुश रहते हैं बच्चे, हाँ सर ये तो बहुत अच्छे से आता है, पूछ लो क्या पूछोगे। अभी हम कुछ पूछने नहीं आए यहाँ पे बच्चों, आपको हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपके एरर्स हो सकते हैं एंड वेयर आर द नीड ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इज देयर, सो यू हैव टू लुक इनटू दैट क्वेश्चंस और इनटू दैट टॉपिक और दैट कंसेप्ट, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी निकालने सबको आती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, ओके वेरी गुड। इसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनर ऑर्बिटल होता है कि आउटर ऑर्बिटल होता है, ये भी सबको क्लियर है, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तीसरी बात इसी से रिलेटेड पूछ ली जाती है कि ये इसके साथ कलर देता है लेकिन ये कलरलेस होता है, ये भी आपको आता है, हाँ बहुत बढ़िया। कलर के कोई भी क्वेश्चंस हो आपको क्या लिखना है, वेरी गुड, डी ट्रांजिशन हो जाएगा सर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जहाँ पे हम नंबर कंप्लीट गेन कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं लिखना है। कलर है इसका मतलब उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दैट रिजल्ट्स इनटू डी ट्रांजिशन ड्यू टू विच इट विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। 3-4 क्वेश्चन एक में ही आ जाते हैं, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड विच ligand is acting like a strong field, which ligand is acting like a weak field, कहाँ पर वीक फील्ड होगा, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, पेयरिंग होगी नहीं होगी, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहां पर आपसे ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, आपसे कोऑर्डिनेशन में पूछते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे कई बच्चे क्या करके आते हो आप कि आप म्यू निकालने लग जाते हो, ठीक है। आपसे मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पूछा गया है बच्चों, आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा गया है। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या वो पैरामैग्नेटिक है या वो डायमैग्नेटिक है, सिर्फ आपको ये बताना है, बाकी और कोई बात नहीं करनी इसमें, ठीक है। आप म्यू मत निकालने लग जाना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, पता लगा इसका और कुछ नहीं, टीचर काट देगा ऐसे, क्योंकि ये पूछा ही नहीं गया है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे, ठीक। तो आपको मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या आना चाहिए बच्चों, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो आप गलतियां करके आते हो बच्चों, वो आती हैं आपकी आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाँ सर, ये वाला थोड़ा सा डर लगता है करने में, है ना। यहाँ पे आप लोग गलतियां करते हो आइसोमेरिज्म में। अब क्या होता है कि आपसे ये तो पूछते ही हैं कि जो गिवन कंपाउंड्स हैं इनमें से कौन से कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। अब टाइप भी पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इनमें कौन से स्टीरियो आइसोमर्स देंगे और कौन कौन से, यानी कि स्टीरियो में कौन ज्योमेट्रिकल देगा, कौन ऑप्टिकल देगा, या कौन दोनों ही देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे, यानी कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एज वेल एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। प्लस आप प्रैक्टिस भी करेंगे एक बार ड्रॉ करने की, जहां आपको मिरर इमेज बनानी पड़ती है। ऑप्टिकल जब आप करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जहां पे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, तो आप क्या करोगे, मिरर इमेज बना के देखोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। खासकर जो जो आपका ईएन का केस होता है, इथाइलिन डाइअमाइन का, या ओएक्स का केस होता है, ऑक्सिलेट आयंस का, यानी कि जहां पे चिलेटिंग लिगेंड्स आ जाती हैं जो बाइडेंडेट होती हैं, तो दो साइड से आपको बाइंड करना पड़ता है। ऐसे के आप एक बार ड्रॉ जरूर कर लेना, ड्रॉ जरूर कर लेना, ठीक है। और इसमें भी आप एक सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फैक और मर आइसोमर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फैक और मर आइसोमर आप बना करके एक बार प्रैक्टिस करके जाना कि कहाँ पर फेशियल पोजीशंस होती हैं और कहाँ पर मेरिडोनियल पोजीशन होती है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से इस पे फोकस रहना है, ठीक है। तो ये था कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, जहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते थे उनको आपको नहीं दोहराना है। आइसोमेरिज्म बिल्कुल अच्छे से, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म, डी ट्रांजिशन, कलर, नॉन कलर, ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से इसमें कवर अप करनी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, आईयूपीएससी में आप लोग गलतियाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। खासकर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में मेटल की बिल्कुल भी नहीं करेंगे गलतियां इसमें, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अगर प्लेटिनम आपने लिख के आ गए वहां पे प्लेटिनम 4 और आना था उसका 3, तो इस पे भी नंबर कट जाएगा बच्चों। कभी आप सोचो कि सर सारा तो सही लिखा था, इतना ही तो बस गलत था। इतना उतना गलत कुछ नहीं, गलत तो गलत होता है, चाहे इतना हो चाहे इतना हो, है ना। और किसी का नाम, उसमें मैंने बताया था कि आईयूपीएससी में आप क्या दे रहे हो, उसका नाम लिख रहे हो। आपका नाम कोई बिगाड़े अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना, तो आप उसका नाम क्यों बिगाड़ रहे हो फिर। जो नाम है वो लिखो, वही लिखो सिर्फ। तो आईयूपीएससी जरूर आती है, पूछी जाती है, आप इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 100% अपना इसमें देंगे एकदम। जो आपके मार्क्स हैं वो अप टू होने चाहिए, ठीक है। जितना पूछा उतना बताया, पूरे नंबर, डन। कोऑर्डिनेशन के बाद बच्चों फिर अब आ गया आपका भारी भरकम सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग को पता ही है, डर तो बहुत लगता है बच्चों को कि सर ऑर्गेनिक कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक कैसे करेंगे। देखो, ऑर्गेनिक करने का एक तरीका होता है कि आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों हमारे पास में टोटल 4 चैप्टर हैं। एक हमने बायोमोलिक्यूल भी इसे में अभी डाल दिया है फिलहाल, ठीक है, आपको बताने के पर्पज से। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, इसमें जो आपके स्टीरियो केमिकल आस्पेक्ट हैं, स्टीरियो केमिकल आस्पेक्ट यानी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है कंपाउंड्स की, वो बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। पूरा चैप्टर SN1 और SN2 के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल मत छोड़ना। कौन SN1 ज़्यादा देगा, कौन SN2 ज़्यादा देगा, कहाँ SN1 होगी, कहाँ SN2 होगी, रेसमिक मॉडिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा होगा, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको इस पूरे एस्पेक्ट को देखना। इसी में आप पढ़ेंगे इनेंशियोमर के बारे में, इसी में आप पढ़ेंगे डायास्टीरियोमर के बारे में, ये सब आपको आना चाहिए। व्हाट आर इनेंशियोमर्स, लास्ट टू लास्ट ईयर सिर्फ एक्सप्लेन करवा लिया था, डिफाइन इनेंशियोमर्स, ठीक है।
तो डिफाइन वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस रहना है। आप लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट पोर्शन पढ़ लेते हो, लेकिन जो सिंपल आसान है, यानी कि जहाँ पे कोई गलती नहीं करता, वहाँ आप लोग गलतियाँ करके आ जाते हैं। तो बच्चों ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है आपका, और मैंने क्या बोला, ये पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ सर। ओके, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी आप जो मोस्ट गलतियां करके आते हो, वो ईथर की जो रिएक्शन HI से पूछी जाती है। हाँ सर, HI से जब ईथर्स की रिएक्शन पूछी जाती है, तब आप यहाँ पे गलती कर देते हैं कि कौन सा टूट के आयोडीन के साथ में जाएगा और कौन सा पार्ट टूट करके एल्कोहल बनाएगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फिनॉल्स और एल्कोहल्स, इनमें आपसे एसिडिक करेक्टर की बात की जा सकती है कि एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं या फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इनके एसिडिक करेक्टर्स पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, उसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कि अगर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा या मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको अगर हमने ऐसे अरेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। इसके बाद में आते हैं बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बड़ा चैप्टर है। नेम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें, कैनिज़ारो हो, एल्डोल हो, या आपके जो हैं क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, वोल्फ किश्नर रिडक्शन हो गया। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारे रिएजेंट आपने पढ़े हैं इसके अंदर, कॉलिंस है, जोनस है, स्टीफन है, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, सब आप पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ कंक्लूडेड वे में इतना कहना चाहूँगा कि इसमें बच्चों एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इसमें से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्वेश्चन भी ज़्यादातर कैसे बनता है, आइडेंटिफाई ABC एंड D एंड राइट देयर रिएक्शंस। पढ़े हैं ना ऐसे क्वेश्चन कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, इसकी रिएक्शन हमने इथेनॉल से करा दी तो ये मिला, उसको हम बॉयल करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसकी रिएक्शन। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने हैं। उनको लिख करके देखना है कि अगर ये है तो इससे क्या बनेगा, रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, लिख करके प्रैक्टिस करनी है ताकि एरर ना हो पाए। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में बच्चों आते हैं आपके एमाइंस पे, और ये पूरा जो चैप्टर है आपको ये बहुत अच्छा मार्क्स गेन कराएगा, एमाइंस। ठीक है, एमाइंस में आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो बेटा, पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो सभी बच्चे। इसमें आपको कुछ मोटी मोटी बातें पढ़नी है, जैसे आपने इसमें हिंसबर्ग पढ़ लिया बहुत अच्छे से। ठीक है, हिंसबर्ग के बाद इसमें आपने कार्बिल एमाइन पढ़ लिया बहुत अच्छे से, कार्बिल एमाइन पढ़ लिया। अच्छा, इसके साथ साथ आप इसमें बेसिक कैरेक्टर तो पढ़ेंगे क्योंकि वो तो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। अब बेसिक कैरेक्टर में आपने कंपैरिजन किया, एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया भी था, एल्काइल अमाइन वर्सेस एराइल अमाइन। ठीक है, पढ़ा था कि नहीं, एल्केन अमाइन ज़्यादा बेसिक होते हैं या एराइल अमाइन ज़्यादा बेसिक होते हैं। फिर हमने अमोनिया के साथ में कंपैरिजन भी किया था। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के आओगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ जाता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें मिस्टेक हो गई थी और आप लोग को 2 नंबर मिल गए थे। सर इस बार भी ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा टफ आया था, वो इस बार थोड़ा मॉडरेट आया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। तो होपफुली हमारे पेपर में भी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेके चलना कि प्रीवियस ईयर का पेपर तो सर बहुत बढ़िया आया था, बहुत आसान था, और मैंने तो उसको पहली बार में ही 60+ लेके आ गया था नंबर। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट हमेशा रहना है। जब तक एग्ज़ाम रूम छोड़ोगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, ओवर नहीं होने देना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बातें हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, इसके बाद में जो बचेगा, पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है,
ठीक है, ओके। बायोमॉलिक्यूल बेटा ये आपका चैप्टर जो मार्क्स गेन कराएगा आपको, ये कंप्लीट ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे याद करते हैं, लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं प्रोटीन्स के, ग्लोबुलर होता है, फाइब्रस होता है, फिर उनके एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस क्या होती हैं, ज़रूर पढ़ के जाना। कहाँ पर आप इन्वर्टेज लगाओगे तो क्या बनेगा, कहाँ पर जाइमेज लगाओगे तो क्या बनेगा, ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं ये भी पूछा गया है, तो आप पूरे पॉलीसेक्राइड बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और उनकी रिएक्शंस, जैसे ग्लूकोज की 5 रिएक्शन आपके सिलेबस में जो दे रखी हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ में, HI के साथ में, फिर NH2CONH2 के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आप कंप्लीट एक बार सॉल्व करके जाएंगे, अपने आप से लिख करके जाएंगे। ठीक है, एमाइलोस क्या होता है, माइलोपेक्टिन क्या होता है, ये सारी ऐसी ऐसी बातें हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो डिफरेंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, DNA और RNA में डिफरेंस बताइए, DNA RNA में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये कई बार बच्चों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इसमें पूरा पढ़ना है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक पीएच में कर दिया या केमिकल चेंज हो गया, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। ये सब आपको पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर आप लोग गलतियां कर सकते थे, वो मैंने बच्चों आप लोग को समझा दिया है। अब आपके पास समय तो देखिए है ही नहीं, सब जो समय था वो सब खत्म हो चुका है, सिर्फ एक दिन बचा है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और बस तैयारी करते रहना है। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है उन गलतियों को दोहराना नहीं है, उन गलतियों से बचना है। अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, काल्म रखेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और अपना 100% दे करके आएंगे, ताकि आपको मार्क्स भी 100% मिलें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। और जब पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए तो आप सब हमसे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।